नाज़रीन, जुर्म को सज़ा मिले तो इंसाफ जिंदा रहता है। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा जाहिद। आज के प्रोग्राम में जुराइम की दुनिया से 3 कहानियां लेकर हाजिर हैं। एक, रावलपिंडी के तारीखी स्कूल पर कब्जा, गुजरांवाला में मिले बोरी में बंद लाश के टुकड़े और मुल्तान में तेज़ रफ्तार बस हादसे में 2 लड़कियों की हलाकत। सबसे पहले रावलपिंडी चलेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे ज़रगून शाह हमें बताएंगे कि किस तरह कब्जा माफिया की जानिब से तारीखी गवर्नमेंट ज़िया उल उलूम हाई स्कूल पर कब्जे की कोशिश की गई, लेकिन असातिज़ा और तलबा ने कानूनी जंग जीत ली। गवर्नमेंट ज़िया उल उलूम हाई स्कूल राजा बाजार रावलपिंडी पार्टीशन से पहले सिखों की मलकियत था। यहाँ पे आज भी एक गुरुद्वारा और एक मंदिर मौजूद है। पार्टीशन के बाद ये महकमा औकाफ से होता हुआ एक और मदरसे से होता हुआ 1972 में ये बाकायदा एक हाई स्कूल इसे करार दिया गया। ताहम राजा बाज़ार में वाक़या इस गवर्नमेंट ज़िया उल उलूम हाई स्कूल को आज भी मुश्किलात दरपेश है। अभी कुछ अर्सा पहले इस स्कूल को एक यानी कि जो राजा बाज़ार के दुकानदार थे या यहाँ के जो खोखे वाले थे, उन्होंने इस स्कूल की एंट्रेंस पे कब्ज़ा कर लिया था और कुछ दुकानें और खोखे बना लिए थे। ताहम स्कूल के टीचर्स, स्पेशली इनके हेडमास्टर साहब की तवील जदोजहद के बाद वो रास्ता वागुजार किया गया और आज इस स्कूल के बच्चे बड़े आराम के साथ अपने स्कूल की एंट्रेंस से दाखिल होते हैं और इसी तरह यहाँ से वापस जाते हैं। इस तारीखी स्कूल की कहानी सिर्फ एक तालीमी इदारे की नहीं बल्कि एक वर्से की हिफाजत की भी है। ज़रगून शाह ने इस केस के हवाले से स्कूल के असातिज़ा और तालिब इल्मों से बात की है। आइए आपको बताते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। एक तवील जद्दोजहद के बाद गवर्नमेंट ज़िया उल उलूम हाई स्कूल राजा बाज़ार रावलपिंडी के बच्चे अब इस सहूलत को कैसा फ़ील करते हैं जब ये खोखे हट चुके हैं और उनके आने जाने का रास्ता जो है वो वागुजार किया जा चुका है। हम इसी ज़िया उल उलूम हाई स्कूल के बच्चों से मज़ीद जानते हैं कि अब वो कैसा फ़ील करते हैं। जी बेटा, आप ये बताओ कि आप लोगों ने बड़ा एक मुश्किल टाइम देखा जब खोखे वालों का, दुकानदारों का यहाँ पे कब्ज़ा था। यस सर। तो कितनी मुश्किलात आपको पेश आती थी, क्या मुश्किलात दरपेश आती थी जब आप स्कूल आते थे और वापस जाते थे? हम इधर आते थे तो बहुत मुश्किलात हमें पेश आती थी। यहाँ से रास्ते में तंग होता था, इतने लोग आगे इकट्ठे हुए होते थे, टीचरें गुजरती थी मगर रास्ता नहीं होता था, बच्चों को दिक्कत देते थे और बहुत सी मुश्किलात हमें पेश आई हैं इधर स्कूल में। अच्छा, ये बताओ कि आपका मसला किसने हल किया और किस की खुसूसी हदायत पर आप लोगों का ये जो एंट्रेंस है, ये आने जाने का रास्ता है, ये क्लियर हुआ? सबसे पहले तो हमारे हेडमास्टर साहब सर उबैदुल्लाह अनवर जंजुए ने ये काम किया और उसके बाद जो सिटी पुलिस है और CPO साहब ने हमारी इसमें बहुत मदद की, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे रास्ता क्लियर करवाया। तो अभी जो मस्जिद है पहले आज़ाद हुई, उसके बाद ये बाहर जो जगह थी, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ना फिर इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अभी ये जो दुकानदार और खोखे वाले ये हैं और पहले भी इनमें से मतलब जो इनके ग्रुप के बंदे जो है ना बड़े, तो उनका मैं नाम तो नहीं लेना पसंद करता, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारे सर के तब ट्रांसफ़र हुए तो इसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आकर मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि आपके जो हेडमास्टर थे उनको ट्रांसफ़र किया गया उबैदुल्लाह साहब को, उसके बाद ये ग्रुप दोबारा कब्जा कर रहा है आपके स्कूल की जगह पे? जी, उससे मतलब आगे से मतलब हमारे हेडमास्टर साहब मतलब बदतमीजी नहीं करना चाहते और उन्होंने पहले इधर आके हमारे हेडमास्टर्स के साथ बुरी मतलब गालियां दी हैं और बुरी बातें की हैं, तो उनको उनका सिला मिल गया और हम पंजाब हुकूमत पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमारे हेडमास्टर साहब को वापस उनका ओहदा दिया जाए। हम इस स्कूल में पढ़ाने वाली कुछ फ़ीमेल टीचर से भी बात करेंगे। जी, ये बताएं कि आप लोगों को राजा बाज़ार का ये मिड में ये स्कूल है, इतनी रश वाली जगह और फिर उस पर उसकी एंट्रेंस पे कब्ज़ा भी रहा है, तो क्या मुश्किलात आपको दरपेश रही हैं? मैं तकरीबन 17 साल से इस स्कूल से मैं आ रही हूँ
तो ये छाबा फरोशों ने बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा कब्जा कर रखा था और इतना तंग रास्ता था कि हमें आते जाते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। ग्राहक खड़े होते थे, हम लोग उनसे कहते इधर हो जाएं उधर हो जाएं, वो बदतमीज़ी पे भी अक्सर लोग उतर आते थे, तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम थी। हमने शुक्र किया कि हम ये जो कब्ज़ा उतरा है और हम लोग हमारा स्कूल जो आज़ाद हुआ है। तो ये जो स्कूल का अभी गेट लगा है, जिस वक्त ये मुश्किलात थी जब ये कब्ज़ा था, तो ये गेट बिल्कुल था नहीं या सुकुड़ के रास्ता कहाँ तक पहुँची है? ये गेट बाहर उन्हीं के पास ही होती थी, चाबी और वो शटर वगैरह वही खोलते करते थे और बहुत कम जगह था। आगे जो है ना आगे गेट कोई भी नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको आके पहले उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि गेट खोलें? नहीं, गेट खुला हुआ होता था, हम जब आते थे ना गेट खुला हुआ ही होता था, लेकिन रश बहुत होता था। तो गेट के अंदर भी खोखे वगैरह थे? जी बिल्कुल, गेट के अंदर तक खोखे थे। गवर्नमेंट ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल राजा बाज़ार रावलपिंडी के इस वक्त हम मौजूद हैं हेडमास्टर साहब के पास, जिनका नाम उबैदुल्ला अनवर है। और हेडमास्टर साहब ने काफ़ी जदोजहद की है स्कूल का रास्ता वागुजार कराने में। हेडमास्टर साहब, ये बताइएगा कि ये क्या कहानी है और क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरे स्कूल का विज़िट किया है, उसमें आपने देख भी लिया होगा कि कितनी चेंजिंग आई है। अब जहाँ तक मसला था वो इंक्रोचर्स का, वो तमाम केस हार चुके थे, अरसा दराज से वो यहाँ बैठे हुए थे और उनके पीछे उस वक्त जब जिन्होंने इन्हें बैठाया हुआ था वो कोई पॉलिटिकल लोग थे। तो अल्लाह के फजल करम से अब हम वो सारे केस जीतने के बाद हमने वो सारे इंक्रोचरों को उठा बाहर फेंका है। कितना अर्सा चला ये केस आपका? ये हमारा केस जो है जब 18 से लेकर 9 तक चल रहा था। जब ये हमारी बिल्डिंग बन रही थी ना, नई बिल्डिंग, उसमें ये जो गैलरी थी जिसके ऊपर हमारा हॉल बनना था, और वहाँ पहले तो वो औकाफ वाले हमसे इधर आ रहे थे, आने के बाद उन्होंने पर्चियाँ दे दी थी उनको जो उन्होंने बिठाए हुए थे ना इंक्रोचर। अब जब वो भी चले गए थे कोर्ट में ना कि हम जो है ना वो किराएदार हैं औकाफ के। अब जब ये 2 नवंबर को जब केस आ रहे हैं तो ऊपर से फिर ये हुआ, जो कमेटी बनी हुई थी हमारे मस्जिद की बैरूनी लोगों की जो बिल्कुल ही इनलीगल सी ना, तो वो भी लोग आए थे मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए। यानी ये मस्जिद आपकी स्कूल के साथ अटैच है? स्कूल की मस्जिद है? जी, तो राजा बाजार के जो बाहर दुकानदार वगैरह हैं वो इस पे अपना तसल्लुत या कब्जा जमा रहे थे? जमा चुके थे। आता कि हमारा जो बज़्म अदब हाल है उसके ऊपर भी वो उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद वो उन्होंने कमर्शियल ये लेटरिने हैं इनको ओपन किया हुआ था, बाहर का गेट था नहीं तो छत भी गिरने। यानी वो स्कूल के जो वाशरूम या लेटरिने हैं वो बजाय स्टूडेंट्स के, टीचर्स के इस्तेमाल में आने के तमाम पब्लिक के लिए उन्होंने ओपन किया, ओपन कर दिया था। उन्होंने बंदा बैठाया हुआ था, ज़ैद नाम था उसका, क्रिश्चियन था वो पैसे लेता था। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ना ये अल्लाह का फजल करम हुआ है कि जब वो खुद ही गड़े में गिरे हैं ना, मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लगा के ताकि हम कब्जा पक्का कर लें, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ है कि हमारे साथ जो सिटी पुलिस है और DSP साहब हैं, CPO साहब हैं, हमदानी साहब, जब उनके नोटिस में ये बातें आई हैं तो उन्होंने पूरा तहकीक करने के बाद, यहाँ पे पूरी तफ्तीश करने के बाद उनको पर्चा उनके ऊपर दिया है। ठीक है जी। 7 बंदे तो यहाँ मौके से गिरफ्तार हो गए थे, बाकी ने जमानतें करा ली होंगी या नहीं कराई होंगी, ये हमें इससे गर्व नहीं। कानूनी जंग जीतने के बावजूद भी क्या इस तारीखी इमारत को कब्जा माफिया से खतरा मौजूद है? असातिज़ा के वकील इस बारे में फिक्रमंद दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद हमायून अली शाह साहब, जो कि इस स्कूल के टीचर्स को और इनकी जो स्कूल काउंसिल है उसको असिस्ट करते हैं तमाम लीगल मामलात में। शाह साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो है कितना आप मुतमईन हैं कि ये मामला हल हो चुका है, और क्या आपको आइंदा भी कोई ख़तरा दुकानदारों की तरफ से या खोखे वालों की तरफ से फ़ील होता है? बिल्कुल होता है। अभी हम ये मास्टर उबैदुल्ला साहब ने हर चीज़ क्लियर कर दी है, मगर फिर भी इशू है, हमें थोड़ा सा स्ट्रेस, वो इनके लिए मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी वो दुकानदार अभी तंग कर रहे हैं। और ये मस्जिद की जगह दी थी, ये बज़्म आल था ये ऊपर ना। अच्छा, ये बज़्म आल था, बज़्म अदब था ना, तो ये भी मस्जिद वालों ने ना अपने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि ये मस्जिद जो है ना ये स्कूल की मालकियत है। ये स्कूल के मेंबर और स्कूल के स्टाफ को, यानी ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मस्जिद है, बाहर के पब्लिक बाजार के लिए नहीं है, क्योंकि ये स्कूल है,
कोई पीरवदाई का अड्डा नहीं है ये। जी यही बात है सर, बिल्कुल, क्योंकि इशू आ जाते हैं। आपको पता है आजकल क्या रोला है, दहशत गर्दी है, सो मामलात होते हैं, इसलिए ना ये टेंशन हमें ये है कि इस वक्त जो है ना, ये देखें मंदिर भी चेक कर लें, हर चीज़ इसी तरह महफूज है। हम चाहते हैं कि इसको हमें सही तफज़ दिया जाए ना इसका। यानी आपकी डिमांड इस वक्त ये है कि जो रास्ता बागुजार कराया गया है इसको मजीद इस्तेकाम दिया जाए और स्कूल के टीचर्स को, स्टूडेंट को तफज़ दिया जाए। हमें तफज़ दिया जाए बात यही ना, स्कूल के, क्योंकि बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, टीचर हैं, सब कुछ है, उनको हमें तफज़ दिया जाए, हम ये कहते हैं सर। तो बाल आला काम से कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा तफज़ दिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, हम तो यहाँ के ताजर हैं, तो ये तो इधर ही होते हैं ना। तो ये जो खोखे वाले हैं, दुकानदार हैं, ये गाहे बगाहे तंग करते हैं अभी? ये बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं इनको। पहले तो रास्ता बिल्कुल नहीं था ना, अब रास्ता क्लियर कराया, फिर भी तंग कर रहे हैं, कहते नहीं हम लेके रहेंगे। वो तो इनका लोकल MPA भी है हमारा, वो भी इनके साथ रला हुआ है। बस देखें आपके क्या बनता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इसको थोड़ी सी सख्ती करें, तो इसको जो मसाइल है इसका क्लियर करें इसको। इस स्कूल के मामले के हवाले से जब हमने थाना सिटी राजा बाजार रावलपिंडी का जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उससे हमने रब्ता किया, तो पुलिस का ये कहना था कि एक वक्त में वाकई यहाँ पे एक नक्शे अमन का मसला पैदा हो गया था। दुकानदारों, खोखे वालों और उनके हमायती कुछ लोगों ने स्कूल पर बाकायदा एक चढ़ाई की कोशिश की, ताहम इस थाने की पुलिस की बर वक्त मुदाखलत से वो हमले की एक कोशिश नाकाम हुई और पुलिस ने उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग फीमेल टीचर्स, सबको बड़ी अच्छी उन्होंने प्रोटेक्शन दी, तो जिसकी उस स्कूल के असातिज़ा ने और बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की। तब से यहाँ पे स्कूल के हवाले से अमन है और कोई चढ़ाई की या हमला करने की कोशिश इस स्कूल पे नहीं की गई। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुजरांवाला में होने वाले खौफनाक कत्ल की कहानी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप चलते हैं गुजरांवाला, जहां एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल का मामला सामने आया है। बोरी से नौजवान की लाश के टुकड़े मिलने के बाद पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। ये वाकया क्या था और इसमें मकतूल की गर्लफ्रेंड और उसके घर वालों का क्या किरदार था, राना अंसर बताएंगे। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के इलाका कामोगी में, जहां टिब्बा मोहम्मद नगर से इस खौफनाक कहानी का आगाज़ हुआ है। 13 नवंबर को थाना सदर कामों की पुलिस को इत्तला मिली कि टिब्बा मोहम्मद नगर के करीब जो सेम नाला है वहाँ पर एक मुश्तबा बैग है। पुलिस ने जब बैग को खोला तो उसके अंदर एक लाश के टुकड़े थे, 6 से 7 लाश के टुकड़े थे, लेकिन चेहरा काबिल शनाख्त था। पुलिस के सामने ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था, लेकिन जब इस पर काम शुरू किया तो सबसे पहले पता चला कि ये नौजवान नदीम सरवर है, जो बिहाड़ी का रहायशी है और 9 नवंबर की रात इस्लामाबाद से लापता हुआ था। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में इसकी लापता होने का मुकदमा भी दर्ज था। पुलिस ने कैसे मुल्जिमान को ट्रेस किया और गर्लफ्रेंड ने कत्ल क्यों किया, राना अंसर ने पुलिस और मुतालिका अफराद से बात की है। आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। जी राना अंसर। हम पहुंचे हैं थाना सदर कामोगी में, जहां हमारे साथ मौजूद है मुल्ज़मा सहर, उसका शोहर एहसान और उसके वालिद सिकंदर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा सहर, बताएं ये सारा मामला कैसे हुआ है? जी, वो लड़का यहाँ पे 2 साल पहले काम करता था और दोस्त की वजह से उसको ब्लैकमेल करता था, ठीक है, और दोस्त से कहता था कि मेरा तुमसे दिल भर गया और मेरे सामने कोई लड़की पेश करो। और दोस्त ने उसी दौरान मुझे उसके साथ अपने घर बुलाया और ड्रिंक में कुछ डाल के, और उसने मेरे साथ पता नहीं क्या किया, मैं बेहोश हो गई थी। और ये जो मकतूल है नदीम, इसको आपकी दोस्त ने मिलवाया था? जी, उसके घर आता जाता था पहले भी, इस बात का मुझे नहीं था पता। उसके साथ भी ऐसे ही किया था, उसे ब्लैकमेल करता था और बाद में दोस्त से कहता था कि अपनी कोई दोस्त मेरे सामने लाओ, और उसने मुझे अपने घर बुलाया और ड्रिंक में कुछ डाल के दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और उसने मेरे साथ मेरी वीडियो वगैरह बनाई और वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करता था और कहता था कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तुम मुझसे मिलने ना आए। ये कब की बात है जब उसने तुम्हारी वीडियो बनाई? तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो शादी कब हुई तुम्हारी?
7 माह हो गए शादी को। तो अब क्या, शादी के बाद वो फिर फ़ोन कर रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था, ज़रा बताओ तफसील से। जी, शादी के बाद भी मुझे इसी तरह ब्लैकमेल करता था, अब्बू को धमकाता था, धमकियां देता था। मेरे वालिद साहब ने काफ़ी दफ़ा उसके सामने हाथ वगैरह भी जोड़े थे कि जो हो गया बेटा हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो फिर भी ज़िद करता था। और शादी के बाद भी मुझसे यही कहता था कि मैं वो वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊँगा और तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूँगा अगर तुम मुझसे मिलने ना आई तो फिर अब फाइनली क्या हुआ? अब आप लोगों ने मिल के क्या, क्यों ये सारा कुछ किया? वो ब्लैकमेल तो कर रहा था, फिर आप लोगों ने कैसे उसको बुलाया? मैंने अपने अब्बू से बात की थी, तो मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि उसे कॉल करो और मैंने उसको कॉल करके अपने घर बुला लिया। ये किस दिन की बात है, ज़रा बताएं, और कौन कौन था घर पे? हम तीनों ही थे बस घर। तो क्या आपने उसे कहा था कि आ जाओ घर पे, कोई नहीं है, बताओ ज़रा। जी, मैंने उसे कहा था कि घर कोई नहीं है तुम आ जाओ, और वो हमारे घर आ गया था। फिर वहाँ पे क्या हुआ? उसके बाद मेरे अब्बू ने और मेरे हस्बैंड ने उसको बांध के कमरे में बिठा दिया था और उससे पूछगिछ की थी बस। तो फिर उसके बाद मान गया वो? जी, उसने अपनी हर एक बात कबूल की कि मैंने ऐसे ही किया, और उसके बाद मेरे अब्बू ने उसका कत्ल कर दिया। कैसे किया था? गला दबा के किया था, किसी चीज़ से किया था, क्या हुआ था उस वक्त? जी, जब कत्ल किया तब मैं पास नहीं थी, मैं छत पे थी और मेरे अब्बू थे कमरे में। मेरे अब्बू को पता उन्होंने कैसे किया, मुझे इस बात का नहीं पता। तो अब क्या कहना चाहती हो? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने तकरीबन 6 दफ़ा मुझे उसी वीडियो से ब्लैकमेल किया और वो पता नहीं और भी लड़कियों को करता था, इसके बारे में नहीं पता। उसने जब पूछा तो उसने बताया कि मैं हाँ ब्लैकमेल करता था, मुझसे पैसे मांगता था, चीज़ें मांगता था, और हम इतने अमीर नहीं कि मैं उसकी हर एक बात मान लेती। उसे काफ़ी दफ़ा मैंने भी कहा कि मुझे माफ़ कर दो। क्या कहता था वो? मिलने को कहता था कि पैसे भी मांगता था? जी, ब्लैकमेल भी करता था, मिलने को भी कहता था। तकरीबन 6 दफ़ा वो मुझसे मिलने भी आया। लास्ट टाइम भी उसने ही ज़िद की थी कि मैंने तुमसे मिलना है, अगर तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी वीडियो दिखा दूँगा। शहर का ये कहना है कि जो मकतूल है नदीम सरवर, वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था। उसने वीडियो बना रखी थी इसकी, जिसके बाद इसने अपने वालिद और अपने हस्बैंड को एतमाद में लिया। तो वहाँ पर क्या हुआ शहर की ज़ुबानी, अभी आपने ये सारी कहानी आप सुन रहे हैं। शहर ने बताया है कि किस तरह उसको रस्सियों से बांधा। तो उसके आगे क्या हुआ, उसके वालिद से बात करते हैं। अच्छा आप बताएं, आपका नाम सिकंदर है? जी। तो शहर कह रही है कि वो छत पर थी, क्या हुआ रस्सियों से बांधने के बाद, क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? मेरे पास एक छुरी थी और एक बुगदा, उसके साथ मैंने उसका गला काटा है, फिर उसके बाजू काटे हैं, टांगें काटी हैं, बस। तो फिर उसके बाद लाश को कहाँ फेंका था? हमारे पास एक नाला है, उसमें फेंक दिया, बैग में डाल के। तो क्यों इतना खौफनाक काम क्यों किया आप लोगों ने? वो ब्लैकमेल कर रहा था, आप पुलिस के पास जा सकते थे, आप उसको समझा सकते थे, उसके वर्षा से बात कर सकते थे, ये सब क्यों किया आप लोगों ने? सर ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਕਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ गई है। आपके इल्म में था कि वो आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था? कब आपके इल्म में ये बात आई? मेरे इल्म में थोड़ी देर हो गई है, पहले नहीं सी मैंने बताया मेरी धी ने। तो फिर आपने अपने दामाद को, जो शहर का शोहर है, उसको कैसे एतमाद में लिया? ये ना दुआ मेरे नाल गल कीती सी बाद च। शहर का शोहर है एहसान हमारे साथ। एहसान आप बताओ, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या किया? जी मैं वहाँ पे मौजूद था, उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है, बांधा हुआ था उसको, उसकी वीडियो बनाई, उसने बताया कि वो क्या क्या करता है, किस किस लड़की के साथ, काफ़ी लड़कियों के नाम बताए। क्या बताया था उसने आप लोगों को? उसने बताया था कि मैं ऐसी लड़कियों को ब्लैकमेल करता हूँ, ड्रिंक में कुछ दे देता हूँ, ठीक है, तो फिर उनको ब्लैकमेल करता हूँ वीडियो बना के। काफ़ी लड़की कामों की भी उसने बताई थी, ठीक है, वीडियो में वो सब कुछ है। तो रस्सियों से बांधा हुआ था, ठीक है, ससुर ने मौका पाती उसका कत्ल कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेल कर रहा था शहर को, वो वीडियो आप लोगों को मिली? सर वो छोटा मोबाइल लेके आया था, मैंने उससे पूछा था कि तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं लेके आए? वो बोलता यार वो मैं अपने घर पे लैपटॉप वगैरह में सब कुछ शेयर करके रखा हुआ है। अच्छा, इन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि उसके पास वीडियोस थी जिसके ज़रिए वो शहर को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने उसको कत्ल किया। लेकिन उनका ये कहना है कि जब वो आया उसके पास जो मोबाइल था वो पुराने वाला मोबाइल था जो कैम के बगैर होता है। तो वो वीडियो जिसके लिए उन्होंने बुलाया था वो इनको नहीं मिली, लेकिन इन्होंने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। तो अब क्या कहना चाहते हैं सिकंदर साहब? आपने अपनी बेटी को, अपने दामाद को, इस सब को एक मुसीबत में फंसा लिया है, अब आप लोगों को सज़ा भी मिलेगी। क्यों किया आप लोगों ने ये? इसकी इसीलिए किया है, इज्जत की खातिर किया है।
इज्जत की खातिर तो कानून है ना, आप उसको सजा दिलवाते, पुलिस के पास जाते, ये सब कुछ आपने क्यों किया? आपको लग रहा है आपने जो किया उसकी जस्टिफिकेशन है कि गलती हो गई है? बताएं जरा। सर तुहाडे सामने ही जो कुछ भी होया मैं तुहानू दस दिता सच सच। मुलजम जो सिकंदर है उसकी अभी भी वो हमने 2 बार उससे पूछा लेकिन उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसका ये कहना है कि उसने जो भी किया अपनी इज्जत के लिए किया है। सहर आप बताओ, आपको पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था? आपको क्या लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ ये ठीक हुआ है या गलती हुई है आप लोगों से? शादी के बाद भी वो ब्लैकमेल करता रहा। काफ़ी दफ़ा मैंने उसे कहा, उसे हाथ भी जोड़े मेरे अब्बू ने, काफ़ी दफ़ा कहा कि, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। फिर मजबूरन मेरे अब्बू ने ये कदम उठाया। नदीम सरवर के कत्ल की अफसोसनाक कहानी आपने सुनी मुल्ज़मान की ज़ुबानी, लेकिन पुलिस ने इन मुल्ज़मान को कैसे तलाश किया और क्या कर रही है पुलिस इन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए, ये सब जानते हैं CPO गुजरांवाला अय्याज सलीम से। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, टुकड़ों में लाश मिली पुलिस को, एक ब्लाइंड केस था, कैसे पुलिस ने इसको ट्रेस किया? देखिए, उसका चेहरा काबिल शनाख्त था और हमें जो सबसे ज़्यादा इसमें मदद की वो सोशल मीडिया ने की। उनकी जो तस्वीर थी मकतूल की वो हमने सारे फोरम्स पे, सारे सोशल मीडिया जो थे उस पर दी और वो इस्लामाबाद से उनके जो लवाहकीन थे उन्होंने रब्ता करके बताया कि ये पिछले कुछ दिनों से ये मिसिंग है और ये हमने इनको पहचान लिया है। उससे जो नेक्स्ट जो था वो ज़ाहिर है कि जब हमें पता चल गया कि ये बंदा कौन है तो फिर हमने कॉल डाटा से आइडेंटिफाई किया और फिर सबसे ज़्यादा जिनका रब्ता इनके साथ था उनमें सहर लड़की, वो फिर उसने बताया कि कुछ अर्सा पहले इनका आपस में ताल्लुक़ था और फिर उसकी जब शादी हुई है तो फिर इनके आपस में कोई इख्तलाफात थे या वटेवर। तो उस रंज में उस लड़की ने अपने ससुराल में बताया, अपने हस्बैंड को बताया और उसी गुस्से में उसको बुलवा के धोखे से और फिर उसका ये कत्ल किया गया। अच्छा सर, पुलिस ने तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। सहर लड़की पकड़ी गई है, उसका शोहर जो है और उसका वालिद जो है, तीनों पकड़े गए हैं। तो क्या इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और पुलिस ने आला कत्ल जो है उसको बरामद? जी बिल्कुल, वो सारी इट्स एन ओपन केस और जब वो हमने उनको बुलवाया, पकड़ा, उसी वक्त उन्होंने उसको एडमिट भी किया, बल्कि जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया। इन्होंने बड़ा उसको बांधा, सरस्सियों से बांधा और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े किए और फिर उसको बंद करके तो फेंक दिया। सर जैसे अभी आपने कहा कि बड़ा बेदर्दी से उन्होंने ये वाक़या किया है, आम तौर पर एक कत्ल होता है तो 302 की दफ़ा लगती है। ऐसे वाक़यात में जहां लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं और पहले तशद्दुद किया, तो पुलिस इन सारी दफ़ात को FIR में वो लगाएगी ताकि इनको वाकई करार सजा? जी बिल्कुल। एक तो ये जो कि ऑनर किलिंग है तो इसकी वजह से ये कंपाउंडेबल नहीं रहता, यानी ये इसकी सुलह नहीं हो सकेगी, इसमें स्टेट मुद्दई है। दूसरे नंबर पे ज़ाहिर है जो लाश की बेहुरमती है उसकी भी दफ़ा इसमें लगेगी तो इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। सर आपने मतलब इंश्योर किया है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर इस सारी तफ्तीश की निगरानी करे, किस तरह इनको कोर्ट ले जाया जाए ताकि इनको वाकई सज़ा मिले। और थोड़ा सा ये भी बताइएगा क्यों लोग ऐसा करते हैं? एक वाक़या था, वो लड़की को तंग कर रहा था, क्यों वो पुलिस की तरफ नहीं गई? कैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात को क्या पुलिस रोक सकती है या ये हमारी सोसाइटी का कोई इशू है? देखें, ये तो बड़ी लंबी बहस है, लेकिन एक बात है कि जो ऑनर किलिंग है वो एक फौरी तौर पे एक जज्बा गालिब आता है कि जब हमारी सोसाइटी में किसी औरत के बारे में अगर पता चलता है उसके घर वालों को तो फौरी तौर पे वो एक मुंतकिम मजाजी का जो जज्बा गालिब आता है। तो अगर उस वक्त उस लम्हे उस गुस्से पे काबू पाया जाए और मुतलका जो फोरम्स हैं जैसे पुलिस है उनके पास जाया जाए तो वो काफ़ी हद तक उसका मुदावा हो सकता है। कत्ल की हद तक जाना, इस बेदर्दी से और तशद्दुद से उसका इंतकाम लेना, ये बहरहाल माशरे के लिए एक बहुत बड़ा बुरी चीज़ है। CPO गुजरांवाला अय्याज सलीम साहब से हमने बात की, आपने भी देखा कि CPO साहब ने ये कहा है कि तमाम शवाहिद जो हैं वो पुलिस के पास मौजूद हैं, मुल्ज़मान भी पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि इन मुल्ज़मान को जो इन्होंने ये काम किया है इसकी करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। अब वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का और वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे कि मुल्तान में यूनिवर्सिटी बसों के हादसात
कैसे मासूम जिंदगियां निकल रही हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, मुल्तान में यूनिवर्सिटी बसों की गफलत के नतीजे में एक और अलमनाक हादसा पेश आया। एक माह में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और ज़रिया यूनिवर्सिटी की बसों ने 2 तालिबात की ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। जाए वक़ुआ से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी इमरान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला रोड पर, ऐन उस मुकाम पर जहाँ पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की तेज़ रफ्तार बस ने एक 16 साला फर्स्ट ईयर की तालबा इकरा महर को जो है वो कुचल दिया। इकरा महर का भाई जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ था, खुशकिस्मती से वो मामूली ज़ख्मी हुआ। ये मैं अपने कैमरामैन जाहिद कुरैशी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। ये बिल्कुल वही जगह है जो हमें उसके वर्सौर पुलिस ने बताई, जहाँ पर सुबह के वक्त जो था वो अबूज़र अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा था कि पीछे से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बस ने जो है वो टक्कर मारी। जिस वक्त ये टक्कर मारी तो मौके पर ही इकरा जो है वो जहाँ बक हो गई। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुंची तो ड्राइवर ने उस वक्त जो बयान दिया तो उसका ये कहना था कि उसको बस की जो है वो ब्रेक नहीं लगी। ब्रेक ना लगना जो है वो बहुत से इसके ऊपर सवालिया निशानात जन्म देते हैं कि हमारी जो सरकारी इदारों की बसेज़ हैं क्या उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। हालांकि उनके जो मेंटेनेंस के फ़ंड हैं ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वो करोड़ों रुपए के हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, एक तो ब्रेक नहीं लगी, दूसरी दोबारा मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये हेड मोहम्मद वाला रोड जो गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ेरे तामीर है और अभी तक भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुकम्मल नहीं हुई। देखते हैं कि सड़क कब तक मुकम्मल होती है। इस तरह के हादसा जो हैं वो एक माह के दौरान ये दूसरा हादसा है मुल्तान में, जहाँ पर यूनिवर्सिटी की बस ने 2 तालबात को कुचला। जो दूसरा हादसा हुआ था वो नवाज शरीफ ज़रिया यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, जहाँ पर एक मनाहिल नामी तालबा जो बायो केमिस्ट्री की तालबा थी वो बाइक पर थी और उसने अपने पूरे सेफ्टी मेजर्स अपनाए हुए थे, उसने हेलमेट भी पहना हुआ था और उसको यूनिवर्सिटी की बस ने टक्कर मारी और उससे भी मनाहिल जो थी वो मौके पर जाँ बक हो गई। दोनों मुकदमात में जो है वो ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन दोनों मुकदमात में जो ड्राइवर्स हैं वो अदालत की जानिब से ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। केस जो है वो इस वक्त ट्रायल पर है। मुल्तान में अगर बात की जाए तो ट्रैफिक हादसात की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस 1 साल के दौरान 26,000 से ज़ायद ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में और 200 से ज़ायद जो अफराद हैं वो जान की बाजी हार गए ट्रैफिक एक्सीडेंट में। इमरान चौधरी इस वक्त इकरा के अहल खाना के साथ मौजूद हैं जो ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बस से जाँ बहक हुई। जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और अहल खाना के क्या मुतालिबात हैं। जी, मुल्तान शहर में ट्रैफिक हादसा तो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ हादसा ऐसे होते हैं जिनकी संगीनी या उनकी नौयत की वजह से जो है वो याद रखे जाते हैं। इसी तरह का एक हादसा हुआ हेड मोहम्मद वाला रोड पर। इस हादसे में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बस ने एक 16 साल तालबा इकरा महर को जो है वो कुचल दिया, जिससे वो बच्ची जो है वो मौके पर हलाक हो गई। इसके साथ इसका भाई अबूज़र भी था मोटरसाइकिल पर, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो ज़ख्मी हुआ और अब वो काफ़ी बेहतर है। इस वक्त अबूज़र जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इससे हम पूछेंगे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्या आप बाइक पर थे, थोड़ा सा उस हादसे के मुतालिक बताइएगा। ये हम हेड मोहम्मद वाले रोड से हम आ रहे थे बोसन रोड की जगह, तो पीछे से आके बस ने हिट किया तो हम दोनों गिरे, जिसकी वजह से वो तो उन्हें बहुत चोटें आई, लेकिन मुझे चोट बहुत कम थी। इसलिए चोट तो थी लेकिन बहुत कम थी। अच्छा, आपने हेलमेट पहना हुआ था? हाँ जी, हेलमेट मैं बाकायदा पहनता हूँ और जब मैं जहाँ भी जाऊँ मैं हेलमेट बाकायदा पहनता हूँ। और आप अपनी साइड पे ठीक, रोड साइड पे ठीक दुरुस्त सिमत में जा रहे थे? हम 3rd लेन में थे, बस वाला गलत आ रहा था तो इसलिए ये अच्छा हो गया। बस वाला तेज़ भी था उस वक्त, सड़क पे रश भी था, सुबह का वक्त था, आप स्कूल जा रहे थे? सुबह का वक्त था, वहाँ पे थोड़ी बहुत रेडियाँ थीं, लेकिन हम अपनी 3rd लेन में थे। बस वाले नॉर्मल स्पीड में था। अच्छा, बस वाला भी नॉर्मल स्पीड में था। जी, लेकिन उसने आपको पीछे से आके हिट? जी। अच्छा, ये था अबूज़र जो हमें उस वाक़े के मुतालिक बता रहा था। अब इस वक्त हमारे साथ इनके वालिद मौजूद हैं जो ख़ुद भी ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। अच्छा इकबाल साहब, आप ख़ुद भी ट्रैफिक पुलिस में हैं, यकीनन आपने अपने बच्चों की को भी ज़्यादा अवेयरनेस दी होगी ट्रैफिक के मुतालिक। इस हादसे के मुतालिक बताइए, उस ड्राइवर का क्या बना जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का था, इस मुतालिक बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। उस ड्राइवर का मैंने सुना है कि उसकी बेल हो गई है, लेकिन कोई उससे ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं मेरी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई
लाहे अमल अपनाएं, उस पर अमल करें। कोई मुस्तकिल बुनियादों पे, जैसे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है, उनकी कोई रिफ़्रेशर कोर्सेज़ हैं, ये होने चाहिए। और क्योंकि इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए हैं, और अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो हो सकता है और भी वाक़यात हों। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे ख़ास तौर पे वीसी साहब और जो भी इसके मुतल्लिकीन हैं, इस पे जो है ना ख़ुसूसी तवज्जो दें। दूसरी बात आपने बच्चे के हवाले से पूछी, मैं इसको बाइक ये चलाता है स्कूल आने जाने के लिए, तो इसकी बाइक में बाकायदा, चूँकि मैं ख़ुद भी ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता एक आदमी हूँ, तो हर हफ्ते बाद इसकी मैं बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन करता हूँ इसकी बाइक की। उसका कोई इंडिकेटर, इशारा, कोई लाइट, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ख़ुद उसको जो है ना मेंटेन करवाता हूँ। बाकी इसकी हेलमेट पे ख़ुसूसी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि हेलमेट के बग़ैर आपने बाइक पे खाली बैठना भी नहीं है, रोड पे जाना तो दूर की बात है। इसका मैं वाच भी करता हूँ इसके कि कैसे गाड़ी चला रहा है ये। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे वालिदैन को जिनके बच्चे, आजकल ट्रांसपोर्ट भी महंगी है तो लोग तरजीह पेरेंट्स देते हैं कि वो बच्चों को बाइक ले देते हैं ताकि वो उनका सहारा बने और वो ख़ुद भी स्कूल कॉलेज चले जाएं, साथ अपनी बहन वगैरह को भी जो है वो छोड़ दें। तो क्या मैसेज देंगे कि जो वालिदैन अपने बच्चों को थोड़ी कम उम्री में इस तरह से बाइक दे देते हैं, तो वो क्या ऐसा उनकी ट्रेनिंग करें उस बच्चों की कि जिससे इस तरह के हादसा जो हैं वो कम हों? यकीनन उनकी ट्रेनिंग, उसकी जो है ना ख़ुसूसी उनको हिदायत दें कि कैसे गाड़ी चलानी है, कौन सी लेन में बाइक रखनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। ये सारी चीज़ें हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उन पे ख़ुसूसी तौर पे उन पे अमल करें। हेलमेट का ख़ुसूसी तो है जना, ख़ास तौर पे हेलमेट जो है, इस पे तो मेरे ख़्याल में ये ना पहनने वाला, मैं समझता हूँ वो गुनाहगार है। तो नाज़रीन, ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस शख्स के पास अगर लाइसेंस हो तो क्या उसको सज़ा होती है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, और इस जैसे मज़ीद सवालात के लिए चलते हैं पुलिस की जानिब। जी, मुल्तान शहर में ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और अदाद शुमार के मुताबिक इस ट्रैफिक हादसात का सबब बनने वाले ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके पास ट्रैफिक लाइसेंस मौजूद होता है। इस वक्त हमारे साथ CTO मुल्तान है, उनसे हम पूछेंगे कि जो लोग हादसे का सबब बनते हैं और उनके पास लाइसेंस होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जाती है। जी, पहले तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, और पुलिस की अगर कार्रवाई होती है जिसमें उनके अगेंस्ट FIR हो जाती है तो फिर फर्दर उनके पुलिस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है। तो लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब ये है कि फ़र्दर वो 5 to 10 ईयर्स मज़ीद जो है वो ऑफ रोड होते हैं, वो फिर लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो प्रॉपर टेस्ट देते हैं दोबारा, और कोर्ट भी अप्रूव कर देती है कि ये इज़ फिट, वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, और फिर देखा जाता है कि क्या वो इस काबिल है या नहीं है। अच्छा, हमने नॉर्मली ये देखा है कि जिन लोग ये जो लाइसेंस होते हैं जिनके पास, उनको जिस वक्त वो हादसे का सबब बनते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है तो उनका वेरी फर्स्ट डे या सेकंड डे जो है वो उनकी ज़मानत हो जाती है। ये 320 या 322 जो जुर्म है ये काबिल ज़मानत है। आप क्या समझते हैं कि ये जुर्म थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, इसमें कोई थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए? क्योंकि एक शख्स की गलती से दूसरे शख्स की जान चली जाती है और वो बड़ी जल्दी विदिन 24 या 48 आवर्स में जिसके पास लाइसेंस होता है वो छूट कर आ जाता है। जी, बिल्कुल इसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन ये चूँकि कानून है और एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ समझा ये जाता है कि ये एक्सीडेंट है, कि अनलेस कि ये प्लान्ड हो, प्री प्लान्ड हो, प्री मेडिटेटेड हो कि जी आप किसी को मर्डर करने जा रहे हैं और इस तरह पूरा ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, अदरवाइज़ इसको एक्सीडेंट समझते हुए कोर्ट्स भी या कानून भी इसको एक बोनाफाइड नेचर के साथ, इंटेंट के साथ इसको काबिल ज़मानत रखा गया है। तो इसमें कंडीशंस देखी जा सकती हैं कि अगर इस तरह का वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो जाता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है तो
डेफिनेटली उसकी ज़मानत कैंसिल भी हो जाती है और फिर उसको दोबारा री अरेस्ट भी कर लिया जाता है। सरदार साहब, हमने ये देखा कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो हैं वो दिन के औकात में होते हैं, और दिन के औकात में जो हैवी ट्रैफिक है वो तो शहर में नहीं आ सकती, लेकिन जो हमारी मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं उनकी बसेस जो हैं वो शहर में दंदनाती फिरती हैं और वो हादसात का बाइस बनती हैं। जैसे कि इस माह में भी 2 लोगों की जान इन बसेस ने ली। तो क्या ये जो सरकारी ड्राइवर्स हैं, आप इनके भी लाइसेंस चेक करते हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। हमने यहाँ मीटिंग्स की, जब इस तरह के वाक़यात हुए हैं, हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाक़यात हुए हैं जहाँ उनकी बसेस इन्वॉल्व थी, तो हमने उनके वीसी से, उनके जो कंसर्न ऑफिसर्स से, एडमिन ऑफिसर्स से, मोटर ऑफिसर्स से, उनसे मुलाकात की। हमने उनकी लिस्टें सारी ली कि आपके पास जितने ड्राइवर्स हैं, हमने उनके लाइसेंस चेक किए, देखा, और इंटरेस्टिंगली जो 2 ड्राइवर्स इन्वॉल्व थे तो उनके लाइसेंस बने हुए थे, तो वो हमने खैर कैंसिल कर दिए और अब सख्ती कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ड्राइवर्स की एक ट्रेनिंग भी करवाई जाए, तो हमने एक शॉर्ट सा कोर्स यहाँ ड्राइवर्स को बुला के 1 दिन का 3 आवर्स का उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में एक करवाया भी है, और हम मज़ीद इस प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करेंगे। और आप एक बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो लोग हादसात में इन्वॉल्व हैं तो उनके पास लाइसेंस होता है। एक्चुअली जी हम एनफोर्समेंट जो है वो ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट लाइसेंस कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंक्रिमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे एफिडेविट लेके उनको स्पेयर कर देते हैं कि उनका वो जो एक करियर है ख़राब ना हो। अदरवाइज़ बाकी जो लोग होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती हैं। मुल्तान में इस साल 226 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। ट्रैफिक हादसात में इजाफे की वजह रेस्क्यू हुक्काम किस बात को करार दे रहे हैं? इमरान चौधरी मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के पास, आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, मुल्तान शहर में ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस 1 साल के दौरान 226 अफराद जो है वो सिर्फ ट्रैफिक हादसात में जो है वो जाँ बहक हुए हैं। ये ट्रैफिक हादसात इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं, ये जानने के लिए हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जब भी कहीं पर कोई हादसा होता है तो सबसे पहले रेस्क्यू 112 पहुँचती है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि हमारे शहर में ट्रैफिक के जो हादसात हैं वो क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कई सारे फैक्टर जो इन्वॉल्व हैं। हम जब एमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे। एक तो ये नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे। जितने भी इंडिविजुअल की कोशिश थी अपनी अपनी सवारी पे निकलें वो, तो एक जमे गफ़ीर होता है सड़क के ऊपर, और जो ट्रैफिक रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते तो इस किस्म की सूरत हाल जो जन्म लेती है फिर। लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेशन उसमें जो हम देखते हैं कि मोटर बाइक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। ये जो है मुतवसत तबके की सवारी है, इसमें 2 से 3 लोग उस पर सवार होते हैं, और जब हादसा होता है तो उसमें फिर देखने में आता है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता, अंडर एज ड्राइविंग भी होती है, ट्रैफिक रूल्स को भी वायलेट करते हैं, लेन्स भी अपनी वो मर्ज़ी से चेंज कर रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर काफ़ी सारे हादसा हैं जिनके लीथल नताइज जो है वो सामने आ रहे होते हैं, क्योंकि हेलमेट का जो कल्चर है वो भी हम फ़रोग नहीं पा रहा यहाँ पर। हेलमेट लोगों को पहनना चाहिए जब वो ट्रैवल करते हैं मोटर बाइक पे ख़ास तौर पे। साइड व्यू मिरर जो हैं वो भी उनको चाहिए कि उसका भी इस्तेमाल करें, और जो यू टर्न्स जो अलाउड हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए। ओवर स्पीडिंग से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह और भी जो ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं उनको सबको फॉलो। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जैसे आपने भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो हादसात होते हैं उनमें जो जहाँ बहक होते हैं वो मोटरसाइकिल वाले हजरात होते हैं। अच्छा, उनकी जो टक्कर होती है या ट्रैक्टर ट्रॉली से होती है या हैवी ट्रांसपोर्ट जिनमें ट्रॉलर्स वगैरह हैं, अगर हाईवेज़ हैं, शहर के अंदर हैं, मुख्तलिफ इदारों की, यूनिवर्सिटीज़ की, तालीमी इदारों की बसेज़ हैं, उनकी टक्कर से जो है इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि हमें क्यों आखिर मोटरसाइकिल सवार ही क्यों इनका ज़्यादातर निशाना बनते हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेंगे तो ज़ाहिर है उसके फिर ख़तरनाक होते हैं काफ़ी, और उसके जो असरात हैं वो ज़ाहिर है वो मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी होते हैं, हेड इंजरीज भी होती हैं। वायलेशन सिर्फ मोटरसाइकिल सवार की ही तो नहीं होती होगी, जो उसके अंदर जो उसको हिट कर रही होती है चीज़, उसके भी आप समझते हैं कि उसके ज़्यादा होते हैं? वो ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स के ऊपर पाबंदी नहीं कर रही होती, या सारा कसूर जो है वो छोटी सवारी वाले का ही होता है? नहीं, देखिए, जो भी इस रोड को इस्तेमाल कर रहा है उस पर फ़र्ज़ बनता है, उसका फ़र्ज़ है कि वो जो ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो करे वो।
नाज़रीन, हर सज़ा मुआशरे के लिए एक सबक और हर जुर्म एक सवाल होता है। अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर रखें और महफूज रहें। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।